वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। जी पुत्र, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हमने कॉमन इंट्रोडक्शन करी थी ऑफ पेडिग्री एनालिसिस की पेडिग्री एनालिसिस है क्या। ठीक है, किस तरह के फ्लो चार्ट इसमें हम बनाते हैं। ठीक है, और किस तरह के डिसऑर्डर्स या ट्रेट्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने 4 तरह के ट्रेट्स के बारे में बात करी थी, जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, एक रिकॉर्ड हम बनाते हैं जिसमें जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं वो स्टडी किए जाते हैं 2 या फिर 2 से ज़्यादा जनरेशन्स में, और उसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे या फिर एक फैमिली ट्री बनाएंगे या फिर उसको बोला जाता है पेडिग्री चार्ट। ठीक है, क्लियर बेटा। तो टेक्निक ऑफ पेडिग्री एनालिसिस हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो देखो अब ये क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है पेडिग्री एनालिसिस की। बाय पेडिग्री एनालिसिस one can easily understand whether the given trait is dominant or recessive। ठीक है, मैंने उस दिन आपको समझाया था कि जब हम पेडिग्री चार्ट देखेंगे तो चार्ट देख के ही हमें पता चल जाएगा कि भाई ट्रेट कौन सा है, डोमिनेंट ट्रेट है या फिर रिसेसिव ट्रेट है। मैं आपको याद दिलाती हूँ, एक पेडिग्री चार्ट में अगर हर जनरेशन में बेटा ट्रेट अपीयर हो रहा है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड है, अगर कोई डिसऑर्डर हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हर जनरेशन में वो ट्रेट अपीयर हो रहा है मतलब वो क्या है, डोमिनेंट। ठीक है, अगर एक भी जनरेशन स्किप हो रही है तो वो क्या होगा, रिसेसिव। तो पेडिग्री एनालिसिस करके हमें पता चल जाएगा कि ट्रेट कौन सा है, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। ठीक है, दूसरा, it can be known whether the given trait is X-linked or autosomal। ये भी हमें पता चलेगा कि दिया हुआ ट्रेट X-linked है, मतलब जो पेडिग्री चार्ट बना पड़ा है वो X-linked का है, मतलब सेक्स लिंक्ड का है, या फिर ऑटोजोमल का है। ठीक है, या फिर ऑटोजोमल। तो किस तरह से उसको पहचानना है ये हमने सब कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे आओ। It can indicate the harm caused by marriage between close relations। अब देखो, अगर हम आइडिया लगा पा रहे हैं कि एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, तो हम इजीली क्रॉस बना के, मेल और फीमेल का क्रॉस बना के फर्दर नेक्स्ट जनरेशन भी शो कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड हो सकता है या फिर नहीं, या फिर कितने % चांसेस हैं अफेक्टेड होने के, कितने % चांसेस हैं नॉर्मल होने के। ठीक है, आगे, पेडिग्री एनालिसिस इंडिकेट दैट मेंडल प्रिंसिपल्स आर आल्सो एप्लीकेबल टू द ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, अब देखो पीछे हमने पढ़ा बेटा मेंडल के रूल। ठीक है, वहां पे तो जो मेंडल ने एग्जाम्पल दिया था वो तो दिया था अबाउट द प्लांट, जैसे हमें पता है कौन से प्लांट के ऊपर काम किया गया था, पी प्लांट के ऊपर काम किया गया था। बट यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो जो मेंडल ने रूल दिए थे, जैसे अगर हम सिर्फ बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस की, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि मेंडल ने जो जो रूल दिए थे बेटा, ठीक है, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो सारे एप्लीकेबल होते हैं ऑल्सो फॉर द ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए भी। जैसे देखो डोमिनेंस में हमने पढ़ा कि जो जीन है वो अकेली नहीं रहती, वो कैसे रहती है, इन पेयर। ठीक है, तो ये चीज ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए भी अप्लाई हो रही है। हमारे अंदर भी क्या है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम पड़े हैं। ठीक है, मतलब हर एक जीन जो है उसका दूसरा सेम या फिर उसके ऑपोजिट जीन यहाँ पे पड़ा होगा, मीन्स उसका एलील यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि भाई अगर अगली जनरेशन ट्रांसफर की बात की जाए तो इसमें से अगली जनरेशन में ये दोनों एलील्स नहीं जाएंगे। व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट तो सिर्फ एक ही गैमीट जाएगा, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वही जाएगी।
और बाद में व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट तो वो दोनों जीन्स इकट्ठी हो जाएंगी। याद है ना? तो ये सारी चीजें तो डोमिनेंस में भी आई थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि भाई अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है तो डोमिनेंट अपना इफेक्ट ज्यादा शो करेगी। यहाँ पे भी सेम चीज ऐसी है, अगर इन दोनों में से एक जीन डोमिनेंट होगी एक रिसेसिव होगी तो डोमिनेंट अपना इफेक्ट फुल शो करेगी। ठीक है, अगर दोनों डोमिनेंट जीन्स होंगी तो पूरा एक्सप्रेशन आएगा, अगर हेट्रोजाइगस होगा तो डोमिनेंट का एक्सप्रेशन आएगा। और रिसेसिव अपना इफेक्ट कब शो करेगी? इफ इट इज प्रेजेंट इन पेयर, इफ इट इज प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था स्मॉल टी, ऐसे ही सेम एग्जाम्पल ले लो। हम उस दिन हीमोफीलिया का एग्जाम्पल ले रहे थे, मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, तो एक फीमेल में उसको एक्सप्रेस होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंडल के प्रिंसिपल्स दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल इन ह्यूमन जेनेटिक्स। अच्छा, आगे, इट इज यूजफुल फॉर द जेनेटिक काउंसलर टू एडवाइस कपल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद जेनेटिक डिफेक्ट लाइक हीमोफीलिया। जैसे देखो, अगर किसी फीमेल को हीमोफीलिया है, ठीक है, एंड मेल इज नॉर्मल, ठीक है, तो हम क्रॉस बना के आगे प्रोबेबिलिटी भी बता सकते हैं कि अगली जो जनरेशन बनेगी उस जनरेशन में कितने % चांसेस हैं एक मेल के अफेक्ट होने के। ठीक है, 50 हैं कि नहीं है, कितने % चांसेस हैं एक फीमेल के अफेक्ट होने के। क्लियर बेटा? ठीक है। अच्छा, इट कैन इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ ट्रेट इन द एंसेस्टर। इवन इससे हमें यह भी पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ट्रेट उसका ओरिजिन कैसे हुआ इन एंसेस्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया की ही बात की जा रही है, हीमोफीलिया, ठीक है, इट अपीयर्ड इन, कहाँ अपीयर हुई थी सबसे पहले ये ट्रेट? इट अपीयर्ड इन क्वीन विक्टोरिया, अंडरलाइन कर लो, क्वीन विक्टोरिया में ये ट्रेट सबसे पहले अपीयर हुआ था। बट बेटा जो क्वीन थी वो अफेक्टेड नहीं थी, शी वॉज कैरियर, उसमें इस तरह से जीन्स प्रेजेंट थी। मतलब XX क्रोमोसोम में सिर्फ एक X क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया के लिए जीन पड़ी हुई थी, तो शी वॉज द कैरियर। ठीक है, अब देखो अगर वो कैरियर है तो क्या होगा? इजीली देखो, इस तरह से कैरियर थी, हम क्रॉस भी बना के देख लेते हैं। मेल नॉर्मल था, ठीक है, हस्बैंड, तो आगे देखो चांसेस किस तरह से ये आगे अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म बने होंगे। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के गैमेट्स बन गए, XH एंड X। ठीक है, यहाँ पे भी बेटा X एंड Y। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, फीमेल XHX, ठीक है, मेल इज अफेक्टेड XHY, ठीक है, XX एंड XY। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रेट आगे कैसे गया होगा? ओनली विद द हेल्प ऑफ मेल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन चारों में से एक ही ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड बन रहा है, दैट इज ओनली द मेल। ठीक है, तो देखो क्वीन विक्टोरिया एंड स्प्रेड इन रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप थ्रू द मैरिजेस। क्लियर बेटा? ठीक है, क्योंकि आगे वो किस में गया होगा? उसके सन में गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से हमेशा आपको एक क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी दो भी पूछे जाते हैं, इस बार 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो देखो हम पढ़ रहे हैं बेटा अब जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो किसके थ्रू ट्रांसफर होंगी? थ्रू द जीन्स। और जीन्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं? जीन्स पड़ी हुई हैं बेटा क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, इन द DNA। ठीक है, क्लियर ना? तो देखो दीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर ऑफ 2 टाइप, 2 तरह के हैं। ठीक है, एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। अच्छा जी, अब इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं? सोचो जरा, मेंडेलियन डिसऑर्डर। और दूसरी तरह के हैं क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। शाबाश, देखो वर्ड से क्लियर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ऐसी डिजीजेस जो मेंडल के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करती हैं, या ऐसे डिसऑर्डर, ऐसे ट्रेट जो फॉलो कर रहे हैं मेंडल के प्रिंसिपल को, उनको हम क्या बोलेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो एक्चुअल में किसकी वजह से हो रहे हैं? क्रोमोसोम बढ़ने
या फिर कम होने की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया, हमारे अंदर टोटल क्रोमोसोम है 46, है ना। ठीक है, अगर मान लो एक क्रोमोसोम बढ़ गया, याद आ रहा है, ठीक है, या फिर एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो उसको हम किस में रखेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पुत्र क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर में। अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो 46 है तो 46 ही रहेगा। यहाँ पे क्या चेंज होगा? एनी जीन। ठीक है, कोई जीन चेंज होगी या फिर कोई बेस चेंज होगा, मतलब देयर इज म्यूटेशन, चेंजेस इन जीन। ठीक है, सिंगल जीन। तो देखो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं पता चलेगा कुछ भी ना तो पूछ लेना, शाबाश। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स मतलब हम पर्टिकुलर डिजीजेस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो दीज आर कॉज्ड बाई, अंडरलाइन करो, अल्टरनेशन, चेंज और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। ध्यान दो, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, दिस इज क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, जीन्स पड़ी हुई हैं, ये मैंने जीन का नाम लिख दिया ABCDEFG। ठीक है, अच्छा मान लो अब ये जीन्स है बेटा, याद रखना, बेसिस नहीं है, जीन्स है। मान लो इस जीन में चेंज आ गया कुछ। ठीक है, जीन में कैसे चेंज आएगा? अगर मैं इस स्पेसिफिक जीन को यहां पे शो कर रही हूं, ये स्पेसिफिक जीन है, जीन C। ठीक है, जीन C के ऊपर ये नाइट्रोजिनस बेस था। ठीक है, तो जीन कैसे चेंज होगी? अगर ये बेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी इनमें से अगर बेस चेंज होगा तो पूरी की पूरी जीन चेंज हो जाएगी। तो देयर इज अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन जीन। किसमें? जीन में चेंज होगा, सिंगल जीन ओनली। ठीक है, सिंगल जीन में चेंज होगा। दीज ओबे, क्यों इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं? बिकॉज दीज ओबे मेंडेलियन प्रिंसिपल्स इन दियर इनहेरिटेंस। मतलब ट्रांसमिशन के लिए ये किसको फॉलो कर रहे हैं? मेंडल के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। दिस दियर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। और इस पैटर्न को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं कि अगली जनरेशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कैसे बेटा? इस तरह से एक पेडिग्री चार्ट बना के हम इसको शो कर सकते हैं कि इट इज ट्रांसमिट इन द नेक्स्ट जनरेशन और नॉट। ठीक है, मोस्ट कॉमन आर, ये आपको याद करने हैं, साथ ही याद कर लो बेटा। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, देखो क्या क्या चीजें इसमें आ रही हैं। हीमोफीलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। पहले तो एग्जाम्पल ही आपको याद रखने हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या क्या आएंगे। हीमोफीलिया, दूसरा नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तीसरा नाम सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। फोर्थ वन कलरलेस, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। एंड लास्ट वन इज थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। ठीक है, कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए टोटल। ठीक है, 6 के 6 नाम याद करो जल्दी। हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। दीज आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। ठीक है, क्लियर? अच्छा अब आगे आओ, ड्यू टू जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम। पहले समझो फिर से बेटा, हमने पढ़ा कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं क्या है ये? दीज आर अल्टरनेशन। ठीक है, दीज आर कॉज्ड मेनली बाय द अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। ठीक है, तो ये जो जीन है, इस जीन की जो बात कर रहे थे हम, मैंने आपको बताया कि जीन कहाँ पे पड़ी हुई है बेटा? क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हुई है। तो हमें क्या पता ये क्रोमोसोम कौन सा है? बेटा क्रोमोसोम ऑटोसोम भी हो सकता है। ठीक है, ऑटोसोम भी हो सकता है या फिर सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है। क्लियर ना बेटा? ऑटोसोम भी हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों के ऊपर
ऑटोजोम के ऊपर चाहे चेंज आ जाए जीन में, या फिर सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन में चेंज आ जाए, उसको हम किस में रखेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर में रखेंगे। मतलब ये इसमें सारे इंक्लूडेड है। फिर तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ड्यू टू जीन म्यूटेशन। हम पढ़ रहे हैं ये होगा किसकी वजह से? जीन म्यूटेशन की वजह से, जीन चेंज की वजह से। तो जीन म्यूटेशन इन ऑटोजोम, इन ऑटोजोम, ठीक है। तो इनमें से जीन म्यूटेशन इन ऑटोजोम हम कौन कौन से पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, ये वाला। एक हम पढ़ेंगे सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। एक हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया, और एक हम पढ़ेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। इनमें से मतलब टोटल 4 हम क्या पढ़ रहे हैं? जीन म्यूटेशन किसमें बेटा? इन ऑटोजोम। किसमें म्यूटेशन हो रही है? इन ऑटोजोम, ठीक है। तो उसमें टोटल 4 आएंगे। कौन कौन से? फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। जल्दी से याद करो, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब देखो जरा, अच्छा ये तो हो गया ड्यू टू, कहां पे है? ऑन ऑटोजोम। आगे, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। अब ऑटोजोम के ऊपर इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जो जीन है, या जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो कौन सी है? रिसेसिव जीन है या फिर डोमिनेंट जीन है, ठीक है। रिसेसिव जीन है या फिर डोमिनेंट जीन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, या फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। क्लियर बेटा? ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट या फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। क्लियर? ऑटोजोमल रिसेसिव या फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट। क्लियर बेटा? ठीक है। अच्छा, जैसे हम यहां पे 4 एग्जाम्पल ले रहे हैं, याद हो गया सबको? अब फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो उस दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ऑटोजोमल में सारे रिसेसिव के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मतलब ये चारों एग्जाम्पल किसके हैं? ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। डोमिनेंट का यहाँ पे इनमें कोई एग्जाम्पल नहीं है, बट आपकी बुक में एक पेडिग्री चार्ट बना पड़ा है जहां पे ऑटोजोमल डोमिनेंट का सिर्फ एक एग्जाम्पल है बेटा, दैट इज ओनली मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। क्या एग्जाम्पल है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। सिर्फ ये एग्जाम्पल आपने करना है, ठीक है। क्लियर? मतलब ये सारे यहाँ पे जो 4 मेंशन किए मैंने, ये चारों क्या है? रिसेसिव ट्रेट है। ठीक हो गया? फिर से देखो एक बार, हम पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। इनको हम कैसे शो करेंगे? दीज आर कॉज्ड मेनली बाई अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन, ठीक है। तो जीन कौन से क्रोमोसोम पे पड़ी है उसके बेस पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अगर ऑटोसोम पे पड़ी है तो ऑटोजोमल, ठीक है। अगर सेक्स क्रोमोसोम पे पड़ी है तो सेक्स लिंक्ड, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमने 6 डिसऑर्डर लिखे हैं जो हमने स्टडी करने हैं, जिनमें से 4 क्या है? ऑटोजोमल ट्रेट है, ठीक है। ऑटोजोमल ट्रेट। और ऑटोजोमल में भी कौन से बेटा? ऑटोजोमल रिसेसिव। कौन से हैं? ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। तो बचे 2, ठीक है। ये 2 क्या होंगे? सेक्स लिंक्ड, ठीक है। रिसेसिव होंगे, डोमिनेंट होंगे, ये आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। क्लियर बेटा? तो देखो नेक्स्ट अब शुरू कर रही हूं मैं। जीन ड्यू टू म्यूटेशन इन द ऑटोजोम, दीज आर ऑफ 2 टाइप। क्लियर हो गया? रिसेसिव एंड डोमिनेंट। अब रिसेसिव ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं, यही वाले मैंने आपको समझा दी, दीज ऑल आर रिसेसिव। तो इनको स्टडी करना शुरू कर रहे हैं हम। पहला ट्रेट है बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया। उससे पहले एक और गिवन है, उसको कट कर दो, ये आपने नहीं करना है बेटा, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। हम स्टार्ट करेंगे विद फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब देखो इसके बारे में आपको पहले ही एक चीज पता है कि ये ट्रेट कैसा है? इट इज ऑटोजोमल, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। कौन सा ट्रेट है? ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। मींस इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए बेटा कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है?
रिसेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर बेटा? रिसेसिव जीन मीन्स, अब मैंने आपको समझाया था कि ऑटोसोमल हमने शो करना है तो कैसे लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर 3 तरह के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, देखो ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर स्मॉल ए, ठीक है। इन 3 कॉम्बिनेशंस में से अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? जल्दी आंसर दो, शाबाश, फटाफट बेटा, जल्दी। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, देखो कौन सा होगा बेटा? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, मतलब ये वाला, ठीक है। अगर ये वाली जीन होगी मतलब ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? अफेक्टेड। कैसा होगा? अफेक्टेड। दिस वन इज नॉर्मल, ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है। मतलब पहले नॉर्मल जीन ऐसी है, डोमिनेंट है, नॉर्मल जीन इज डोमिनेंट, तो उस जीन में कोई म्यूटेशन हुई और जीन कैसी बन गई? रिसेसिव, ठीक है। कैसी बन गई? रिसेसिव। तो रिसेसिव अगर दोनों इकट्ठी हो जाएंगी तो ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड होगा, ठीक है। कैसा होगा? अफेक्टेड होगा, ठीक है। ये कैसा होगा? इट इज कैरियर, ठीक है। देखने में हमें नहीं लगेगा कि इसको डिसऑर्डर हुआ पड़ा है, बट उसके पास अंदर एक जीन है, किसके लिए? एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए, जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। क्लियर बेटा? तो देखो फिनाइल कीटोन्यूरिया के साथ पहले तो आप लिख लो बेटा एक वर्ड, दिस इज मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एरर। मेटाबॉलिक एरर मतलब इट अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्या करेगा ये? मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, एंड इट इज इनबॉर्न। याद रखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे बेटा वो तो जीन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इट इज इनबॉर्न, जो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा उसमें ये डिसऑर्डर मिलेगा, ठीक है। इनबॉर्न, इट इज पैदा होते ही होगा, मतलब इनबॉर्न कैसा है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। मेटाबॉलिक एरर। क्लियर बेटा? ठीक है। तो देखो आप, इनहेरिटेड एज, अंडरलाइन करो, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये क्लियर है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, द अफेक्टेड इंडिविजुअल, साथ में लिख लो स्मॉल ए वाला, स्मॉल ए, द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट अमीनो एसिड फिनाइलएलेनिन इनटू टायरोसिन। एंजाइम अब कहां से आया? देखो हमने पढ़ा कि भाई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल कौन सी जीन थी? ए जीन थी, ठीक है। बट अब क्या हुआ भाई? जीन में चेंज हो गया, ठीक है, चेंज आ गया कुछ, और जीन कौन सी आ गई? स्मॉल ए, ठीक है। तो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम पे किस तरह की जीन्स पड़ी हुई हैं? ऐसे स्मॉल ए जीन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती हैं? जीन पड़ी है डीएनए के ऊपर, फिर डीएनए से आगे क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से आगे क्या बनता है? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो देखो एक पर्टिकुलर एंजाइम बेटा, एंजाइम का नाम क्या है? हाइड्रोलेज। मैं एंजाइम का नाम लिख रही हूं यहां पे, क्या नाम है? हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे पहले एक जीन पड़ी हुई थी, मैं रेड पेन से शो कर रही हूं, कैपिटल ए दोनों पे, ठीक है। क्लियर बेटा? तो ये कैपिटल ए क्या कर रही थी? एक एंजाइम बना रही थी, एक प्रोटीन बना रही थी जिसका नाम है हाइड्रोलेज। मतलब इसने अपना एक्सप्रेशन शो करा, मैसेंजर आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन बन गया, मतलब एंजाइम बन गया, क्या नाम है? हाइड्रोलेज है, ठीक है। ये एंजाइम बन रहा था। अब इस ए जीन में चेंज होके क्या बन गया? स्मॉल ए बन गया। तो अब ये क्या एंजाइम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा बेटा। बनेगा एंजाइम? नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो अब द अफेक्टेड इंडिविजुअल मतलब स्मॉल ए वाला, इट लैक एन एंजाइम, एंजाइम कौन सा? हाइड्रोलेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या कर रहा था एक्चुअल में? फिनाइल एलेनिन को क्या कर रहा था बेटा? फिनाइल एलेनिन को विच इज अ डाइटरी प्रोटीन। कहां पे होगा बेटा? हमारे डाइटरी प्रोटीन के अंदर ये अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा, मतलब हमारी बॉडी में मिलेगा ना फिनाइल एलेनिन, ठीक है।
तो पहले हाइड्रोलेज क्या करता था, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था। किसमें कन्वर्ट करता था, टायरोसिन में कन्वर्ट करता था, ठीक है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट आगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हाइड्रोलेज है ही नहीं, ठीक है, मतलब फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करने वाला, टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम नहीं है प्रेजेंट, एब्सेंट, ठीक है। तो देयर इज लैक ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन इनटू द टायरोसिन, ठीक है, नहीं कन्वर्ट हो रहा है, नहीं बन रहा है ये चीज, ठीक है। एज अ रिजल्ट अब इसकी वजह से क्या होगा, फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ये फिनाइल एलेनिन धीरे धीरे अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे बेटा, इन द ब्लड। ब्लड में किसका लेवल बढ़ गया, फिनाइल एलेनिन का लेवल बढ़ गया, ठीक है, एंड इज कन्वर्टेड इनटू, और इसमें कन्वर्ट होने की बजाय ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल फॉर्म फिनाइल पायरुविक एसिड या फिर इसके कोई और डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये बनना शुरू हो जाएंगे। एंड कलेक्शन ऑफ दीज इन द ब्रेन, और जब ये ब्रेन में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं बेटा, देन इट कॉज मेंटल रिटार्डेशन। क्या एक्सप्रेशन आएगा, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली थोड़ा रिटार्ड हो जाएगा वो वाला ऑर्गेनिज्म, रिटार्डेशन, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। इवन ये जो फिनाइल एलेनिन के डेरिवेटिव्स हैं ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी, ठीक है, पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन, ये मैंने आपको समझा दिया। और डिजीज कैसे हुई, जो ए जीन थी, कैपिटल डोमिनेंट जीन थी, उसमें क्या हुई, म्यूटेशन, चेंज हो गया, ठीक है, म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर, जो पहले किसके लिए कोडिंग कर रही थी, नॉर्मल जीन किसके लिए कोडिंग कर रही थी, एक एंजाइम के लिए कोडिंग कर रही थी। एंजाइम का पूरा नाम लिखा हुआ है बेटा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज, ठीक है, क्लियर बेटा। अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल जीन म्यूटेशन, ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एक ही जीन में चेंज हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं सिंगल जीन म्यूटेशन। क्या बोल सकते हैं, सिंगल जीन म्यूटेशन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, दिस शो इटसेल्फ थ्रू द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, और फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या आया, अभी हमने किया, मेंटल रिटार्डेशन, एंड इसके अलावा रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन एंड स्किन पिगमेंटेशन, क्लियर, ठीक है, हेयर का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्लियर बेटा, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट डिसऑर्डर कौन सा था, फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या नाम था बेटा इसका, फिनाइल कीटोन्यूरिया, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द फिनाइल एलेनिन। कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, मतलब इसके लिए जीन्स कौन सी होंगी, रिसेसिव जीन्स होंगी। कौन सी होंगी बेटा, रिसेसिव जीन्स। तो मैंने आपको समझाया इसमें क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो उसमें एक अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, दैट इज नॉन एज फिनाइल एलेनिन। क्योंकि अपनी डाइट से ले रहे हैं तो इसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया, डाइटरी प्रोटीन के अंदर ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हाइड्रोलेजेस इसके ऊपर काम करके इसको कन्वर्ट करते थे टायरोसिन में, विच हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते थे। मेटाबॉलिज्म आगे क्या बेटा, ये भी लिखना है तो लिख सकते हो आप, ये पूछा नहीं जाएगा जैसे आगे। टायरोसिन आगे बनाने में हेल्प करता है मेलेनिन, ठीक है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है जो हमारी बॉडी को चाहिए। इवन डोपामिन, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये है इसका मेटाबॉलिक पाथवे, ये चीजें इससे बननी है। अब देखो, जब ये बन नहीं पाएगा तो ये सारी चीजें होंगी नहीं होंगी, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा मेलेनिन पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, तो डिसऑर्डर भी देख लो, स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है, क्लियर। फिर एक प्रोटीन, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, हेयर प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, तो रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन ऑल्सो, ठीक है। एंड डोपामिन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जब ये नहीं बन पाएगा तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन ब्लड में अकामुलेट होना शुरू हो जाता है
और कुछ डेरिवेटिव्स बनाता है और उसके साथ साथ फिनाइल पायरुविक एसिड भी बना सकता है, और साथ में यूरिन में भी एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है बिकॉज इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी। क्लियर बेटा? ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट डिसऑर्डर दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या नाम है इसका? फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्लियर? ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट बेटा, शाबाश। अच्छा, अब एक टर्म हम यहां पे पढ़ रहे हैं, देखो, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, नीट में आ चुका है, ये 2020 में आया था ये क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है प्लियोट्रॉपी? इट इज द फिनोमिना व्हेन अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन, ठीक है, इट शो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, एक ही जीन से मल्टीपल, बहुत सारे फिनोटिपिक। फिनोटिपिक पता है ना? फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब जो एक्सटर्नली दिख रहे हैं सिम्टम्स, ठीक है। फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, एक ही जीन से ज्यादा एक्सप्रेशन। जनरली क्या होता है बेटा, ये देखो समझो, एक जीन से हमें पता है एक ही एक्सप्रेशन आएगा, मतलब एक जीन कोड करती है एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, ठीक है। बट अगर एक ही जीन से एक से ज्यादा एक्सप्रेशन आ रहे हैं, एक से ज्यादा करेक्टर्स शो हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपी। क्या बोलेंगे बेटा? प्लियोट्रॉपी बोलेंगे, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर जीन, ये पर्टिकुलर जीन, इसको हम बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोला जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। Underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of gene on metabolic pathway which contribute toward the different phenotype। जैसे देखो हमने एग्जांपल अभी पढ़ा फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिर से ध्यान दो, हमने बोला कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसमें क्या होगा? देयर इज चेंज इन द जीन। जो डोमिनेंट जीन थी वो कैसी बन गई? रिसेसिव जीन बन गई, ठीक है, रिसेसिव जीन बन गई। और जब इस ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन्स रिसेसिव होंगी, मतलब ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होगा, तो ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सप्रेशंस आएंगे, सिम्टम्स आएंगे। क्या क्या? जैसे अभी हमने पढ़ा, देखो, मेंटल रिटार्डेशन, याद है ना? मेंटल रिटार्डेशन। सेकंड हमने क्या पढ़ा? देखो, स्किन पिगमेंटेशन चेंज, स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा? हेयर पिगमेंटेशन, रिडक्शन इन हेयर, ठीक है, स्किन एंड हेयर, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। क्लियर? ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी में क्या एग्जाम्पल आएगा बेटा? फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन सा एग्जाम्पल आएगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें सिर्फ एक जीन में चेंज आने की वजह से हमारे पास तीन अलग अलग एक्सप्रेशंस आ रहे हैं ना, तीन अलग अलग एक्सप्रेशंस, ठीक है, आ रहे हैं बेटा। तो दिस इज नॉन एज दिस इज नॉन एज प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं इसको? प्लियोट्रॉपी, ठीक है। अब देखो, आपकी बुक में बेटा दो पेडिग्री चार्ट बने पड़े हैं जो मैंने आपको उस दिन समझा दिए थे। पहला जो पेडिग्री चार्ट है, इट इज ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। किसका है बेटा? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एंड इट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट। कैसा है? ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। मींस इसके लिए जो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, उसके लिए जो नॉर्मल जीन थी बेटा, वो कैसी थी? रिसेसिव जीन थी। बट देयर इज अ चेंज और म्यूटेशन इन द जीन, और जीन कैसी बन जाएगी? डोमिनेंट बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? डोमिनेंट। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन्स डोमिनेंट होंगी, जैसे इस तरह से एक्सप्रेशन आ गया या फिर इस तरह से एक्सप्रेशन आ गया, तो ये क्या होगा? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म होगा। अगर स्मॉल ए होगा उस ऑर्गेनिज्म में, तो ये कैसा होगा? नॉर्मल। क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मसल्स की एक डिजीज होती है बेटा ये, ठीक है, जिसमें एक प्रोटीन दैट इज डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज एब्सेंट, ठीक है, क्लियर।
जो दूसरा पेडिग्री चार्ट था वो किसका है बेटा? इट इज ऑफ सिकल सेल अनीमिया। और वो कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। उसमें क्या होगा? उसमें ये वाला ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? नॉर्मल, ठीक है। ये वाला ऑर्गेनिज्म ये भी कैसा होगा? नॉर्मल, ठीक है, एंड कैरियर। और अफेक्टेड कैसा होगा? स्मॉल ए। कैसा होगा? स्मॉल ए, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट डिसऑर्डर हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, यही वाला, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सिकल सेल एनीमिया। अब देखो ये क्या है? पहले जो आपको बात पता है, देखो कौन सी? इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। क्लियर हो गया? ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो देखो जरा, दिस इज एन ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एनसर्कल करो, ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। आप ये भी लिख सकते हो ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट या फिर ऑटोजोमल लिंक्ड भी लिख सकते हो, बिकॉज दोनों का मतलब सेम हुआ कि ऑटोजोम के ऊपर जो जीन पड़ी हैं उनमें एक एक्स्ट्रा जीन है, दैट इज विच कोड फॉर सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और किससे आएगी? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आएगी। when both the parents are carrier for the gene that is heterozygous, अंडरलाइन करो ये लाइन। और जरा देखो, जब हमने पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा था उसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे, ऊपर सबसे ऊपर, ठीक है। टोटल 6 पॉइंट थे, उसमें से पॉइंट नंबर 4 देखो, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग आर जेनेटिकली हेट्रोजाइगस। मिला ना बेटा? तो देखो यहाँ पे भी हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो सिकल सेल अनीमिया है ये कहाँ से आ रहा है? पेरेंट्स से आ रहा है, ठीक है। किसमें? ऑफस्प्रिंग्स में आ रहा है। व्हेन बोथ द पेरेंट्स, जब दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस, कैरियर फॉर द जीन, मतलब इस तरह से ये हुआ कैरियर। बट देखो सिकल सेल अनीमिया बेटा, उस दिन मैं आपको समझा रही थी कि ये किसकी वजह से होगा? इट इज चेंज इन हीमोग्लोबिन। अब देखो हीमोग्लोबिन किस तरह का स्ट्रक्चर है? हीमोग्लोबिन में हीम के साथ साथ ऐसे ग्लोबिन चेन्स आर प्रेजेंट। 4 हीम है, 4 ग्लोबिन चेन है, ठीक है। 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, ठीक है। तो ये जो सिकल सेल अनीमिया है इट इज एग्जैक्टली इन द चेंज इन बीटा चेन, ठीक है। इनमें बीटा चेन में चेंज आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये ट्रेट अपीयर होगा, ये डिसऑर्डर अपीयर होगा, ठीक है। तो इसको हम ए की बजाय हम इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम HBA। मतलब एक नॉर्मल जीन को हम कैसे शो करेंगे? HBA के थ्रू, ठीक है। और सिकल लाइक को हम कैसे शो करेंगे? विद द हेल्प ऑफ HBS, ठीक है। तो देखो अब अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है तो वो कैसे होगा? HBA वाला, ठीक है। हेट्रोजाइगस कैसा होगा? HBS वाला। और अफेक्टेड कैसा होगा? HBS वाला, ठीक है। ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन फिर हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर बेटा? अच्छा फिर देखो आगे, तो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स कैसे होंगे? एक होगा HBA HBS और दूसरा भी कैसा होगा बेटा? HBA HBS। तो अगली जनरेशन में जाके हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस आएगा, ठीक है। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील्स दैट इज HBA एंड HBS, ठीक है। एक जीन है बेटा, नॉर्मल जीन कौन सी है? HBA। और उसका एलील कौन सा है? ऑपोजिट जीन कौन सी है? HBS, ठीक है। दिस इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन, क्लियर बेटा? ठीक है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा नॉर्मल चेन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन कैसा होगा? इट इज विथ चेंज इन बीटा चेन। कैसा होगा? चेंज इन बीटा चेन। जो खराब हीमोग्लोबिन है वो ये है, HBS, ठीक है। तो आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप, HBA, ठीक है, HBS, ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS, मतलब ये वाली कंडीशन, सिर्फ ये कैसा होगा? डिजीज्ड फिनोटाइप, मतलब ये ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड होगा बस, ठीक है। ये नॉर्मल होगा, ये कैरियर, एंड दिस इज अफेक्टेड,
ठीक है, डिजीज्ड फिनोटाइप इसके थ्रू आएगा, ठीक है। अच्छा, हेट्रोजाइगस दैट इज HbA HbS आर अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर। देखने में बेटा ये कैसे होंगे, फिनोटाइप इनका कैसा होगा, अनअफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स है, दिखेगा नहीं, ठीक है। बट इनके पास अब दिखने में किसकी बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं सिकल सेल अनीमिया। मैंने उस दिन आपको समझाया था कि नॉर्मल आरबीसीज इस तरह से पड़ी हुई हैं, ठीक है, राउंड एंड बाई कनकेव, बट सिकल में कैसी हो जाएंगी, इस तरह से, ये वाली सिकल लाइक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे कैरियर जिनमें आरबीसीज कैसी हैं, नॉर्मल शेप वाली हैं, ठीक है, यही वाली आरबीसीज हैं, बट इनके पास एक जीन पड़ी हुई है, इस तरह की जीन पड़ी हुई है, तो इनको हम बोल देंगे कैरियर, ठीक है, क्लियर बेटा, कैरियर। अच्छा, आगे देखो, द डिफेक्ट इज कॉज इन HbS इंडिविजुअल बाई, एंड सर्कल करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होगा डिफेक्ट, ये इतना समझ आ गया बेटा, फिर से समझो। हम बात कर रहे हैं सिकल सेल अनीमिया। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसीज कैसी हो जाती हैं, सिकल लाइक, इस तरह की आरबीसीज बन जाएंगी, ठीक है। ये नॉर्मल में बाई कनकेव एंड राउंड, ठीक है। ये अफेक्टेड कैसी होंगी, सिकल लाइक आरबीसीज, कैसी होंगी बेटा, सिकल लाइक आरबीसीज, ठीक है। तो आरबीसीज के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो देखो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्मल के लिए HbA, ठीक है, और अफेक्टेड के लिए HbS। ये देखो, जब हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो उसमें क्या होगा, 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स होंगी, ठीक है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन यहां पे होगा HbA टाइप, ठीक है। अच्छा, अब सिकल सेल अनीमिया में क्या होगा, अल्फा चेन्स वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी, जो बीटा चेन है उनमें चेंज आएगा, ठीक है। क्या चेंज आएगा अभी हम बात करेंगे, मतलब बीटा चेन जैसी नॉर्मल बनती हैं वैसी नहीं बनेगी किन आरबीसीज के अंदर, सिकल लाइक आरबीसीज के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे क्या होगी, HbS, क्लियर बेटा, ठीक है। अब ये सिकल लाइक कैसे बना, या फिर बीटा चेन में क्या चेंज आया, किस तरह से चेंज हुआ, कैसा ये प्रोटीन बन रहा है, अब ये समझो, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है बहुत। हर बॉडी के अंदर बेटा, हर बॉडी के अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए ने बेटा आगे क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए बनाया, और मैसेंजर आरएनए ने आगे क्या बना दिया, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, क्या बना दिया, प्रोटीन। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हीमोग्लोबिन में ऐसे हीम ग्रुप है और साथ में ऐसे चेन लगी हुई है, ठीक है, ये हीम है और ये चेन किसकी है, प्रोटीन चेन है, ठीक है। प्रोटीन में 2 अल्फा प्रोटीन थे और 2 बीटा, हम एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं, बीटा प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बीटा चेन की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो ये वही हम यहाँ पे शो करेंगे। व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, शाबाश बोलो, ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो क्या बोलते हैं, शाबाश, वेरी गुड, ट्रांसलेशन, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखो, अब ये प्रोटीन हमने बोला कि ये वाला प्रोटीन कैसा बनेगा, डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा, डिफेक्टेड, ठीक है। तो नॉर्मल कैसा बनता है और डिफेक्टेड कैसा बनता है अभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो जो डीएनए है इट इज डबल स्टैंडर्ड, याद है हमने पढ़ा था +1 में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इस तरह से पढ़ा ना, ठीक है। तो देखो आपकी बुक में शो करा हुआ है फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए, ठीक है। उसके लिए देखो कैसी है जीन, सिर्फ हम डीएनए का वही पोर्शन शो करेंगे जो चेंज्ड होगा। देखो सबसे पहले इस तरह से डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस कोडिंग, यहाँ पे भी नाइट्रोजिनस बेस कोडिंग। नाइट्रोजिनस बेस कौन सा है, GAG, यहाँ पे कौन सा है, G के ऑपोजिट C, A के ऑपोजिट T और G के ऑपोजिट C, ये है, ठीक है। इस डीएनए में ये वाला स्ट्रैंड है बेटा कोडिंग स्ट्रैंड, याद रखना है, दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड, और ये वाला स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड,
अब आप बोलोगे ये कौन से स्ट्रैंड है भाई? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे आगे बनता है आरएनए, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड से कोडिंग होके आगे आरएनए नहीं बनता, ठीक है। एक ही स्ट्रैंड से आगे आरएनए बनेगा, ठीक है। क्लियर बेटा? तो जिससे आरएनए फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर? ठीक है। दूसरे स्ट्रैंड को, उससे ऑपोजिट स्ट्रैंड को हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। अभी के लिए इतना याद रखो, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसकी डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप देखो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है अभी मैंने बताया वो बनाएगा मैसेंजर आरएनए। तो इससे टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जो कोडिंग है दैट इज CTC, उससे बनेगा आरएनए। तो आरएनए के ऊपर देखो कौन सी कोडिंग आएगी? मैसेंजर आरएनए के ऊपर इसके ऑपोजिट बिल्कुल कोडिंग आ जाएगी। कोडिंग क्या होगी? देखो C के ऑपोजिट क्या आएगा? G। T के ऑपोजिट क्या आएगा? A, ठीक है। C के ऑपोजिट क्या आएगा? G आएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैंने कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोला? क्योंकि उसके ऊपर सेम वही कोडिंग आ रही है जो आरएनए के ऊपर पड़ी है। इसको हम इसीलिए बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। आपको मेन यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड याद रखना है, ठीक है जी। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड आगे बन गया मैसेंजर आरएनए। अब ये जो GAG है ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है। जो 3 कोडोन होते हैं ना बेटा, ये 3 नाइट्रोजिनस बेस मतलब 1 कोडोन, इट कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, ठीक है। तो देखो ये तीनों नाइट्रोजिनस बेसिस जिस अमीनो एसिड के लिए कोडिंग करते हैं उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ठीक कर लेना स्पेलिंग, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब बीटा चेन में ये ग्लूटामिक एसिड कहाँ पड़ा होता है? बीटा तो प्रोटीन है ना पूरा, तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, वो है 6th पोजीशन वाला। तो देखो पहला कौन सा है बेटा? पहला अमीनो एसिड है वेलिन, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद करना है। दूसरा अमीनो एसिड है हिस्टिडिन, ठीक है। तीसरा अमीनो एसिड है ल्यूसिन। चौथा अमीनो एसिड है थ्रियोनिन, ठीक है। और 5वां अमीनो एसिड है प्रोलिन, ठीक है। छठा है ग्लूटामिक एसिड एंड 7th इज ऑल्सो ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये सीक्वेंस भी याद करनी है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? सिर्फ नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन में जब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से आगे क्या बनेंगे? अमीनो एसिड्स, और वो आपस में जुड़ेंगे तो वो अमीनो एसिड ये पड़े होंगे इन नॉर्मल बीटा चेन, ठीक है। कौन कौन से? वेलिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अब जो HBS वाला बनेगा, अफेक्टेड बनेगा, वो कैसा बनेगा? देखो इधर ही मैं शो कर रही हूं। देयर इज अ चेंज और म्यूटेशन। किसमें म्यूटेशन हुई? किसमें चेंज आया? इस T में म्यूटेशन होगी बेटा, ठीक है। और यहां पे आ गया T की जगह पे A। क्या आ गया? A, ठीक है। अगर इस T में म्यूटेशन हुई तो मैसेंजर आरएनए भी बदल जाएगा। पहले मैसेंजर आरएनए क्या बन रहा था? GAG, ठीक है। अब क्या बनेगा? C की जगह तो क्या आएगा? फिर से G ही आएगा, ठीक है। अच्छा, T की जगह अब A आ गया है तो A के ऑपोजिट यहां क्या आना चाहिए? U आना चाहिए, U, ठीक है। और C के ऑपोजिट फिर से क्या आएगा? G आ जाएगा। मतलब अब जो हमारे पास कोडोन बना वो कौन सा बना? GUG। और GUG ग्लूटामिक एसिड के लिए कोडिंग नहीं करता, ठीक है। GUG कोडिंग करता है बेटा फॉर वेलिन। किस लिए कोडिंग करता है? वेलिन के लिए कोडिंग करता है। मतलब बाकी सारे अमीनो एसिड वैसे ही पड़े होंगे, ठीक है। सिर्फ एक नाइट्रोजिनस बेस में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से एक अमीनो एसिड चेंज हो गया। अगर एक अमीनो एसिड चेंज हो गया तो पूरा प्रोटीन चेंज हो गया, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें वैसी होंगी। यहाँ पे वेलिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ गया? वेलिन। बाकी आगे ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। पहले यहां तक करो, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा। डाउट होगा कोई तो पूछ लेना। बाय बेटा।